तरलोचन पाल से छुपाने की जरूरत नहीं थी कि ये काफिला कहाँ जा रहा है। शीला ने उसे बता दिया कि वो सुल्तान महमूद को कत्ल करने जा रहे हैं। क्या तुम्हारा भाई रायचंद अपनी बहन और बेटी से लड़ना चाहता है? तरलोचन ने कहा। राजपूतों की गैरत को क्या हो गया है? क्या वो मुसलमानों से डर गया है? हम उसे यकीन दिला चुके हैं कि अगर महमूद ने उसे शिकस्त दी तो हम उसकी शिकस्त का इंतकाम लेंगे। हम अभी अपनी फौज सामने नहीं लाए। हमने ये सोचा है कि सुल्तान महमूद यहाँ लड़ कर और कले फतह कर के थक जाए और उसकी फौज कमजोर हो जाए तो हम उस पर हमला करके उसे खत्म कर देंगे। बेशक हम सुल्तान के बाजगुजार हैं, लेकिन हम मौके की तलाश में हैं। उसे कत्ल करने की जरूरत नहीं। अगर उसे कत्ल करना ही है तो लक्ष्मण पाल जाए, उसके साथ 2 आदमी हैं। तुम और राधा यहीं से वापस चलो। शीला ने उसे बताया कि वो अपनी मर्जी से आई है। उसने ये भी बताया कि वो और राधा किस तरह सुल्तान महमूद और उसके सालारों को धोखा देंगी। तरलोचन पाल ने उसे कहा कि मुसलमान इतनी जल्दी धोखे में नहीं आएंगे, अलबत्ता वो खुद ही धोखे में आकर गजनी पहुंचा दी जाएंगी और उन्हें रकासा बना दिया जाएगा या सालारों की दाश्ताएं बनी रहेंगी। शीला ने उसे राजपूती गैरत याद दिलाई, अपना अज़्म बताया, मगर तरलोचन पाल की गैरत गवारा नहीं कर रही थी कि जिस लड़की के साथ उसकी शादी हो रही है वो इतने बड़े खतरे में जाएगी। फिर मेरी जगह तुम जाओ, शीला ने उसे गुस्से से कहा। तुम बुज़दिलों और चोरों की तरह जंगलों में भेस बदल कर मारे फिर रहे हो। तुम गजनी के बाजगुजार हो तो ये भी तुम्हारी बुज़दिली का सबूत है। तुम मुसलमानों से डरते हो। सुल्तान ने तुम्हारे पाँव में बेड़ियां नहीं डाल रखी। अपनी फौज को यहाँ लाओ और सुल्तान को ललकार कर कहो कि तुम उसे बाज नहीं दोगे। यहाँ मिथरा के मंदिर तबाह हो गए, तुम वहाँ मुसलमानों की अजानें सुन रहे हो, मगर तुम्हारी गैरत सो रही है और तुम दूसरों को भड़काते फिर रहे हो। मेरी गैरत मुझे घर से निकाल लाई है। तुम मेरी होने वाली बीवी हो। तरलोचन ने गुस्से से कहा। मेरी मंगेतर हो, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। मैं किसी की होने वाली बीवी नहीं, शीला ने कहा। मैं उसकी बीवी बनूंगी जो सुल्तान महमूद को कत्ल करेगा और वो लक्ष्मण पाल होगा। वो मारा गया तो महमूद मेरे हाथों कत्ल होगा, राधा के हाथों कत्ल होगा। इस मुसलमान की जान अब मेरी मुट्ठी में है। उसने मुट्ठी बंद करके और दांत पीस कर कहा, मेरे ये हाथ मेहंदी से नहीं महमूद के खून से लाल होंगे। मुझ की कोई राजपूत लड़की किसी मुसलमान के हाथ नहीं आएगी। ये तुम्हारे बाप दादा थे जिन्होंने गजनी वालों से शिकस्त पे शिकस्त खाई और तुम खजाना बाज में लुटा रहे हो। ये मेरे भाई का फैसला था कि मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी। मेरा फैसला सुन लो तरलोचन, मुझे तुम जैसे बुज़दिलों से नफरत है। औरत राजपूत की हो या राज मजदूर की, वो भड़क उठे तो दरियाओं को आग लगा देती है। मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरा साथ लक्ष्मण से है। यहाँ नहीं तो आकाश पर हमारी शादी होगी और तुम इन जंगलों में भटकते फिरोगे। तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हें उठाकर नहीं ले जा सकता। तरलोचन पाल कहर से उसकी तरफ लपका। शीला पीछे को दौड़ी। तरलोचन उसकी तरफ दौड़ा। शीला एक टीकरी की ओट में चली गई। तरलोचन पाल उस तरफ गया तो उसे शीला एक दरख्त के साथ खड़ी नजर आई। वहाँ दरख्त ज्यादा थे और दरिया बाहर को आया हुआ था। ये झील सी बनी हुई थी। तरलोचन पाल ने शीला को एक बार फिर कहा कि वो उसके पास आ जाए। शीला ने ललकार कर कहा, हिम्मत है तो मुझे पकड़ लो। मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आऊंगी कि तुम मर्द हो और मैं औरत हूँ। सुल्तान महमूद से पहले मैं तुम्हें कत्ल करूंगी। वो उल्टे पांव पीछे हटने लगी। तरलोचन पाल वहीं खड़ा उसे कह रहा था, तुम किसी को कत्ल नहीं कर सकोगी, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। और वो पीछे हट गई। तरलोचन ने घबराई हुई आवाज में कहा, आगे को भाग आओ शीला, पीछे ना जाना। मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी, शीला ने कहा। वो समझ न सकी कि तरलोचन उसे कितने बड़े खतरे से खबरदार कर रहा है। तरलोचन पाल एक बार फिर चिल्लाया, मगर बेसूद। उधर मगरमच्छ आगे बढ़ा। एक मगरमच्छ जो करीब ही कहीं छुपा हुआ था शीला के बिल्कुल पीछे पहुंच चुका था। उधर मगरमच्छ आगे बढ़ा। इधर से शीला ने बेखबरी में एक और कदम पीछे हटाया तो मगरमच्छ ने उसे कमर से दांतों के शिकंजे में जकड़ लिया। शीला की चीखें इस कदर बुलंद और हौलनाक थीं कि राधा जो उससे दूर सोई हुई थी जाग उठी। उसने देखा कि लक्ष्मण पाल भी नहीं, शीला भी नहीं। उसने दोनों फौजियों को जगाया और उनके साथ उधर को दौड़ी जिधर से चीखें सुनाई दी थी। तरलोचन पाल एक झाड़ी के पीछे हो गया। लक्ष्मण पाल के दोनों फौजी वहां पहुंचे तो एक सीटी सुनाई दी जो तरलोचन ने मुंह में उंगली रखकर बजाई थी। कहीं से 2 तीर आए। लक्ष्मण पाल के दोनों साथी एक एक तीर से औंधे हो गए। ये तरलोचन पाल के उन 2 मुहाफिजों के तीर थे जो कहीं छुपे हुए थे। राधा ने ना देखा। उसे पानी के किनारे एक मगरमच्छ नजर आया जिसके मुंह में शीला चीख चिल्ला रही थी और मगरमच्छ अपने गज गज लंबे जबड़े उछाल उछाल कर उसे निगल रहा था। राधा को चक्कर आने लगा। उसने देखा कि शीला का सिर्फ एक बाजू मगरमच्छ के मुंह से बाहर रह गया था और उसके रेशम जैसे बाल भी नजर आ रहे थे। राधा की आंखों के आगे अंधेरा आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तरलोचन पाल राधा की तरफ बढ़ा तो उसे अपने एक मुहाफिज की आवाज सुनाई दी, राजकुमार, मुसलमान फौजी आ रहे हैं। तरलोचन पाल वहाँ से पीछे हटा और गायब हो गया। थोड़ी देर बाद गजनी के 4 घुड़सवार वहाँ आ गए जहाँ से तरलोचन पाल भागा था।
उन्हें दूर घोड़े दौड़ने की आवाज आई। ये तरलोचन पाल और उसके साथियों के घोड़े थे जिन्हें वो दूर कहीं छोड़ आए थे। अगर तरलोचन पाल के मुहाफिज गजनी के फौजियों को ना देख लेते तो उन्हें बहुत बड़ा शिकार मिल जाता। तरलोचन पकड़ा जाता तो उससे मालूम किया जा सकता था कि भीमपाल नडर कहाँ है। लक्ष्मण पाल कश्ती की तलाश में निकल गया था। गजनी के इन फौजियों में से एक नायब सालार था और बाकी 3 उसके दस्तों के कमांडार थे। वो मिथरा से आए थे और उन्होंने घोड़ों पर दरिया पार किया था। चूंकि कुछ रोज बाद पेशकदमी होने वाली थी, इसलिए नायब सालार दरिया और उससे आगे का जायजा ले रहा था और इस इलाके में मिथरा के दिफा के लिए 2-3 चौकियां भी कायम करनी थी। वो जब दरिया की बनाई हुई झील के करीब आए तो उन्हें एक लड़की बेहोश पड़ी नजर आई। जरा परे उन्हें एक मगरमच्छ दिखाई दिया जो आधा पानी में था। उसके मुंह से लटकता हुआ एक बाजू नजर आ रहा था और मुंह से लंबे लंबे बाल भी लटक रहे थे। नायब सालार ने एक और मगरमच्छ देखा जो बेहोश राधा की तरफ आ रहा था। नायब सालार ने घोड़े को एड़ लगाई। उसके कमांडारों ने भी घोड़े दौड़ा दिए। दोनों मगरमच्छ पानी में गायब हो गए। नायब सालार ने कमांडारों से कहा कि ये कोई बहुत खूबसूरत जंगली लड़की मालूम होती है, इसे उठाकर ले चलो। राधा को एक घोड़े पर डाल लिया गया। वहाँ से हटकर वो इधर उधर देखने लगे कि शायद उसके साथ के कोई लोग ठहरे हुए हों। उन्हें 2 लाशें दिखाई दी। दोनों में एक एक तीर उतरा हुआ था। उन्हें एक जगह 5 घोड़े, 2 खच्चर, 2 हिरन खड़े नजर आए। जमीन पर बिस्तर बिछे हुए थे। सामान की तलाशी ली गई। इसमें से हथियार और सोने के बेशुमार सिक्के बरामद हुए। कुछ ऐसी चीजें भी बरामद हुई जो शक पैदा करती थी। नायब सालार पुराना तजर्बेकार आदमी था। उसने राधा को, जो अभी तक बेहोश थी, गौर से देखा और कहा कि ये लड़की जंगली नहीं हो सकती। उसने राधा को घोड़े से उतरवाकर मुंह में पानी टपकाया और मुंह पर पानी के छींटे मारे तो उसने आंखें खोल दी। फौरन ही वो उठ बैठी और ये देखे बगैर कि उसके पास कौन खड़ा है, उसने उठकर चिल्लाना शुरू कर दिया, शीला, लक्ष्मण पाल। वो दौड़ पड़ी। राजकुमार कहाँ हो? नायब सालार ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि वो कौन से राजकुमार को बुला रही है। राधा इस कदर हवास बाख्ता थी कि उसके मुंह से निकल गया, कुनूज का राजकुमार लक्ष्मण पाल। तुमने उसे देखा है? वो चौंक पड़ी और उसने लबो लहजा बदलकर अदाकारी शुरू कर दी। मैं कुनूज के करीब के एक जंगल के कबीले की लड़की हूँ। हम गजनी के सुल्तान के पास मुसलमान होने के लिए जा रहे हैं। कबीले का नाम क्या है? नायब सालार ने पूछा। और वो जंगल कुनूज से कितनी दूर है? लड़की घबरा गई। उसे किसी ने ये नहीं बताया था कि हर कबीले का नाम भी होता है। उसने जंगल के मुतालिक बताया तो नायब सालार ने कहा, देखो लड़की, मैं गजनी का रहने वाला हूँ और तुम्हारी जबान बोल रहा हूँ। इससे समझ लो कि मैं तुम्हारे इलाके से वाकिफ हूँ। मैं कुनूज के इर्द गिर्द का इलाका देख आया हूँ। वहाँ कोई ऐसा जंगल नहीं जिसमें इतना खूबसूरत कबीला रहता हो जितनी खूबसूरत तुम हो। लड़की का राजपूती खून जोश में आ गया। उसने नायब सालार और कमांडारों को ललकारना शुरू कर दिया, खबरदार मेरे करीब न आना, मैं जिंदा तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। नायब सालार ने उसे बाजू से पकड़कर कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि मेरे हाथ आई हो। तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो और तुमने लिबास ऐसा उरियां पहन रखा है कि इस जंगल में जिसके हाथ आ जाओ वो तुम्हें अपनी बेटी और बहन नहीं कहेगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरी नीयत में फुतूर नहीं आएगा और अगर तुम मुझे झांसे देती रहोगी तो मैं तुम्हें इन तीनों के हवाले करके खुद चला जाऊंगा। इन्हें अच्छी तरह से देख लो। अगर अपने आप को बचाना चाहती हो तो बता दो कि तुम कौन लोग हो और राजकुमार लक्ष्मण पाल कहाँ है और यहाँ क्यों आया है। राधा अपने काफिले के सामान की तरफ दौड़ी। सब उसे देखते रहे। उसने सामान से छोटी सी एक डिबिया निकाली। वो उठकर तेजी से डिबिया खोलने और दूसरी तरफ दौड़ने लगी। उसे पकड़ लिया गया। उसके हाथ से डिबिया छीनकर नायब सालार ने उससे पूछा, ये जहर है ना? सुनो लड़की, तुम्हारा तड़पना और भागना बेकार है। तुम हमारी कैदी हो, तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। नायब सालार के हुक्म से उसे एक घोड़े पर बिठा दिया गया जिसकी लगाम एक कमांडार के हाथ में थी। लक्ष्मण पाल मायूस वापस आ रहा था। उसे अलग थलग कोई कश्ती न मिली। वहाँ बड़ी कश्तियाँ थीं जो बहुत से मुसाफिरों को पार ले जाती थी। वो घोड़ों और खच्चरों को भी पार ले जाना चाहता था। उनके लिए कश्ती नहीं मिल रही थी। वो झील से जरा हटकर गुजरा तो उसे खुश्की पर एक मगरमच्छ नजर आया जो एक इंसान को निगल रहा था। मगरमच्छ शिकार को खाने का ये तरीका इख्तियार करता है कि पहले उसे निगल कर जान से मार देता है, फिर उसे खुश्की पर उगल कर उसके गलने सड़ने का इंतजार करता है। जब लाश या किसी जानवर का मुर्दार गल कर नर्म हो जाता है तो वो उसे निगल लेता है। शीला को निगलने के बाद मगरमच्छ खुश्की पर आकर उसे उगल रहा था। लक्ष्मण पाल ने देखा कि लाश के लंबे लंबे बाल थे और लिबास। उसका जिस्म कांपने लगा। वो यकीन नहीं करना चाहता था कि ये शीला की लाश है। उसने टीकरी पर चढ़कर देखा तो उसे लाश का चेहरा साफ नजर आने लगा। इतने में एक और मगरमच्छ दौड़ता आया और लाश को मुंह में लेने लगा। लाश का मालिक मगरमच्छ उस पर टूट पड़ा। फिर उनमें लड़ाई शुरू हो गई। आखिर एक ने शीला की एक टांग मुंह में ले ली और दूसरी टांग दूसरे ने मुंह में जकड़ ली। उन्होंने जोर लगाया तो लाश सीधी खड़ी हो गई। उसका चेहरा लक्ष्मण पाल की तरफ था। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसमें तो अब उधर
कर देखने की भी हिम्मत नहीं रही थी। दोनों मगरमच्छों ने लाश की टांगों को अपनी अपनी तरफ खींचा तो लाश के 2 हिस्से हो गए। लक्ष्मण पाल आंखों पर हाथ रखकर टीकरी की दूसरी तरफ उतरा तो उसे अपने 2 साथियों की लाशें नजर आईं। वो उन्हें देख ही रहा था कि उसे राधा की चीख की आवाज सुनाई दी। लक्ष्मण पाल, उसने उधर देखा तो वो सुन्न होके रह गया। राधा गजनी के फौजियों के कब्जे में थी। लक्ष्मण ने भाग उठने के लिए या इधर उधर देखा तो उसे नायब सालार की आवाज सुनाई दी। घोड़े से तेज नहीं भाग सकोगे लड़के, इधर आओ, जिंदा रहोगे। उसे एक घोड़े पर बिठाकर नायब सालार ने कमांडारों से कहा कि वापस चलो। वो लक्ष्मण पाल को अपने साथ लेकर सबसे पीछे रहा। उसने कहा कि उस लड़की ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए हम इसे पूरी इज्जत के साथ मिथिला ले जा रहे हैं। तुम इसके साथ रहना और देखना, कोई मर्द इसके जिस्म को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन इसकी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना कुछ सच बोलोगे। अगर तुमने झूठ बोला तो शायद तुम तसव्वुर में नहीं ला सकोगे कि इसके साथ क्या सलूक होगा। देखो ये लड़की कितनी खूबसूरत है। अगर मैं न होता तो ये 3 फौजी इस लड़की को इस तरह इज्जत से मिथिला न ले जाते। बोलो राजकुमार, मुझे बताओ कि कुनूज का राजकुमार इस अजीब से हुलिये में यहाँ क्यों आया है? अगर आप हम दोनों को छोड़ दें तो मैं आपको इतना मुआवजा दूंगा जितना आप कहेंगे। लक्ष्मण पाल ने कहा, आप चारों मेरे साथ कुनूज चलें, मैं आपके घोड़े सोने से लदा दूंगा। अगर हमें इनाम का ख्याल होता तो ये इतनी हसीन लड़की बहुत बड़ा इनाम है जो हमने ले लिया है, नायब सालार ने कहा। और तुम्हारे सामान से सोने के बेशुमार सिक्के भी मिले हैं जो हम चारों आपस में बांट सकते हैं। तुम मुझे कुनूज ले जाना चाहते हो, हम वहाँ से आ रहे हैं। वहाँ से हम खुद अपने घोड़े सोने से लाद लेंगे। मैं तो तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। सच बोलो और इनाम में अपनी जान और ये लड़की ले जाओ। वो चलते गए और उन्होंने घोड़ों पर दरिया पार किया। वो जंगलों से गुजरे, वीरानों से गुजरे। सूरज गुरूब हो गया तो तारीकी में चलते रहे। रास्ते में जरा आराम के लिए रुके। किसी ने भी राधा के साथ बात न की। रात खासी गुजर चुकी थी जब ये काफिला मिथिला के करीब पहुंचा। लक्ष्मण पाल के साथ तमाम रात नायब सालार ने कोई बात नहीं की थी। उसने लक्ष्मण से एक ही बार कहा था कि वो सच सच बता दे कि यहाँ क्यों आया है। लक्ष्मण पाल ने इनाम पेश करने के सिवा कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन जब ये टोला मिथिला में दाखिल होने लगा तो लक्ष्मण पाल ने लपक कर नायब सालार के बाजू पर हाथ रख दिया। मैं सच बोलूंगा, उसने कहा। यही सुन ले, मैं आपके सुल्तान को कत्ल करने आया था। और उसने अपना तमाम तर मंसूबा बता दिया, मगर ये ना बता सका कि शीला मगरमच्छ के पेट में कैसे पहुंची और उसके 2 साथियों को तीरों से किसने हलाक किया है। उसने कहा, मैंने आपकी सजा से डर कर एतराफ नहीं किया। मैं आप चारों के अखलाक से मुतासिर होकर मजबूर हो गया हूँ कि आपके सामने सच बोलूं। आपने मेरा इतना बड़ा इनाम ठुकराया। हमने सारा दिन उजाड़ बयाबान में सफर किया है, रात के अंधेरे में भी सफर किया है। मुझे ये खतरा परेशान करता रहा कि आप इस लड़की को खराब करेंगे, मगर आपको जैसे एहसास ही नहीं था कि आपके कब्जे में इतनी हसीन लड़की है जो गजनी ने भी पैदा न की होगी। आपने तमाम रास्ते हमारे साथ कोई बात नहीं की। मैं समझ गया हूँ कि आपकी फतह का राज क्या है। अब मुझे सच बोलने का इनाम दें। इनाम सिर्फ इतना है कि मुझे बेशक जल्लाद के हवाले कर दें, लेकिन इस लड़की को इसके माँ बाप को वापस कर दें। इसकी दलेरी और जुर्रत देखें। अगर आप वाकई जंगजू हैं तो एक जंगजू बाप की गैरतमंद बेटी को इस दलेरी का खिराज दें। ये कमारी लड़की है, इसका फैसला सुल्तान महमूद करेंगे। नायब सालार ने कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये लड़की कंवारी रहेगी और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जल्लाद के हवाले नहीं किया जाएगा। तुमने कोई जुर्म नहीं किया, हम तुम्हें जल्लाद के हवाले नहीं करेंगे। सुल्तान महमूद ने लक्ष्मण पाल की ज़बानी वही कहानी जो उसने नायब सालार को सुनाई थी सुनकर उसे कहा, हम तुम जैसे बेटों और इस लड़की जैसी बेटियों की दिल से कदर करते हैं। सजाए मौत तो बहुत बड़ी बात है। हम तुम्हें ताना भी नहीं देंगे कि तुम अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। हम गैरतमंद दुश्मन की इज्जत किया करते हैं। मुझे कत्ल करने की तुम्हें जरूर कोशिश करनी चाहिए थी। कामयाबी और नाकामी तुम्हारे कृष्ण वासुदेव और हर हर महादेव के इख्तियार में नहीं, हमारे खुदा के इख्तियार में है। ये है खुदा का वो पैगाम जो मैं हिंदुस्तान में लाया हूँ। महमूद गजनवी ने अपने तर्जुमान से कहा, इस शहजादे से कहो कि लड़की के बाप से कहे कि मैंने मुंज के राजपूतों की गैरत और जुर्रत की बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन गैरत वालों की बेटियां यूं नंगी होकर अपने दुश्मन के लिए हसीन धोखा बनकर उसके पास नहीं जाया करती। और इस शहजादे से कहो कि अपने बाप से कह दे कि हम आ रहे हैं और वो हमें कत्ल करने के लिए सामने आए। और इस शहजादे से कहो कि हम इसे यरगमाल के तौर पर रख सकते थे, मगर हम ओछे नहीं। हम अपनी शर्तें मैदान जंग में मनवाया करते हैं। तर्जुमान ने लक्ष्मण पाल को बताया कि सुल्तान क्या कह रहे हैं और हम इस शहजादे से कोई फौजी राज भी नहीं लेंगे। सुल्तान महमूद ने कहा, इसे कहो कि हम कुनूज के अंदर और बाहर से वाकिफ हैं। हमारी आंखें कुनूज के किले के अंदर हैं। लक्ष्मण पाल सुल्तान महमूद के चेहरे पर नजरें गाड़े हुआ था। वो हैरत के आलम में था। राधा भी हैरान थी कि सुल्तान महमूद उनकी किस्मत का क्या फैसला कर रहा है। तुम दोनों अपने अपने बाप से कहना कि लड़े बगैर किले हमारे हवाले कर दें।
सुल्तान महमूद ने कहा और तर्जुमान ने उसका हिंदुस्तानी जबान में तर्जुमा किया। अगर हमने कले लड़ कर लिए तो तुम दोनों के बापों का अंजाम बहुत बुरा होगा। सुल्तान महमूद गजनवी ने हुक्म दिया, इन दोनों को इनके शहरों के करीब छोड़ाओ, इन्हें इज्जत से ले जाओ, इनके घोड़े और इनके खच्चर इन्हें दे दो। लक्ष्मण पाल और राधा कुछ देर महमूद गजनवी के चेहरे पर टिकटिकी बांधे देखते रहे। उन्हें जब वहाँ से चलने को कहा गया तो लक्ष्मण पाल ने सुल्तान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और चूम लिया। राधा सुल्तान को हैरत से देखती रही। दोनों को फौज के 10-12 सिपाहियों के साथ रुखसत कर दिया गया। उनका एक कमानदार भी साथ गया। बड़ी लंबी मुसाफत के बाद वो राधा को मुंज के कले से कुछ दूर और लक्ष्मण पाल को कुनूज के करीब छोड़कर वापस आ गए। लक्ष्मण पाल मायूसी और शिकस्त खुर्दगी के आलम में अपने बाप महाराजा राजया पाल के सामने जा खड़ा हुआ और उसे बताया कि उस पर क्या गुजरी है। मैं आपको साफ बता देता हूँ कि गजनी के सुल्तान से आप शिकस्त खाएंगे। लक्ष्मण पाल ने अपने बाप से कहा, आप उसे शिकस्त नहीं दे सकते। पिता महाराज, मैंने गजनी के उस सुल्तान की आंखों में जादू का असर देखा है। उसकी फौज के हाकिम किसी और ही मिट्टी के बने हुए मालूम होते हैं। उनकी फतह का राज कुछ और है। कौन राधा जैसी नौजवान और खूबसूरत लड़की को और अपने दुश्मन के बेटे को इस तरह रिहा करता है? लक्ष्मण पाल ने अपने बाप को सारा वाकया सुनाया। मौरखों ने लिखा है कि कुनूज के महाराजा राजया पाल पर ऐसा तासुर तारी हो गया था कि उसने खुफिया तौर पर अपना तमाम खजाना कुनूज से दूर पहाड़ी इलाके में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। उसी रात खजाना ऐसे तरीके से कले से निकलने लगा कि किसी को जरा सा भी शक नहीं होता था। राधा जब तक अपने बाप रायचंदा को बता रही थी कि उसे और लक्ष्मण पाल को सुल्तान किस तरह रिहा किया है तो उसे यकीन न आया। उसने कहा कि राजपूत अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेंगे। सुल्तान महमूद गजनवी ने कुछ दस्ते मिथरा में रहने दिए और बाकी फौज को कूच का हुक्म दे दिया। उसने मिथरा के करीब से दरियाए जमुना पार किया और दरिया के साथ साथ मुंज का रुख कर लिया, जहां राजपूत जिंदगी और मौत का आखिरी मार्का लड़ने के लिए तैयार थे। सुल्तान को जासूसों ने बताया था कि गजनी की फौज का सही मुकाबला मुंज में होगा। वहां औरतें और बच्चे भी लड़ने और मरने के लिए तैयार थे। कुनूज के गिर्द जंगल था जो कहीं कहीं बहुत घना हो जाता था। कहीं कहीं पहाड़ियां और चट्टानें भी थीं। कुनूज दरियाए गंगा के किनारे पर वाक़ था। कला इस तरह तामीर किया गया था कि उसकी एक तरफ दरिया था जिसका पानी मौरखों के अल्फाज में कले की एक दीवार को धोता रहता था। ये अपने जमाने का मशहूर कला था। मजबूत भी था और दूर दूर तक एहतराम की निगाहों से देखा जाता था। 1018 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी मिथरा से कूच करके मुंज की तरफ पेशकदमी कर रहा था। कुनूज वहाँ से 125 मील दूर था। कुनूज से 4-5 मील दूर जंगल में जहाँ आबादी का दूर दूर तक नामो निशान न था, 2 आदमी गुदड़ियों के लिबास में एक चट्टान पर बैठे हुए थे। सूरज गुरूब होने को था। एक ने दूसरे से कहा कि रात यहीं गुजार लेते हैं, आज तीसरा दिन है, हम कुनूज के करीब से हो आए हैं। एक ने कहा, हमें कुनूज की या किसी और हिंदू महाराजा की फौज नजर नहीं आई। क्या कुनूज की फौज उस वक्त बाहर आएगी जब हमारी फौज करीब आ जाएगी? हमें अपनी फौज के आने तक किसी इलाके में रहना है तलाल भाई। दूसरे ने कहा, या हम उस वक्त वापस जाएंगे जब हमें कुनूज की फौज नजर आ जाएगी। सुल्तान को बताया गया है कि वो जब मुंज का मुहासरा कर लेगा तो कुनूज की फौज अकब से हमला करेगी। सुल्तान को यह भी बताया गया है कि हमारी फौज का मुकाबला मुंज और कुनूज के दरमियान होगा। हमें मालूम करना है कि कुनूज की वो फौज कहाँ है जिसे हमारी फौज पर अकब से हमला करना है। मालूम होता है तुम तंग आ गए हो। नहीं सौले, तलाल ने कहा, मैं इतनी जल्दी तंग आने वाला नहीं। मेरा ख्याल है महाराजा कुनूज बाहर आकर लड़ने की जुर्रत नहीं करेगा। यही तो हमें मालूम करना है कि वो ऐसी जुर्रत करेगा या नहीं। सौले ने कहा, हम दोनों गजनी की फौज की 2 आंखें हैं। हमें सुल्तान महमूद को बताना है कि जंगल साफ है या यहाँ कोई खतरा है। आओ फिर यहीं सो जाएं। तलाल ने कहा, सर्दी तो बहुत है लेकिन रात गुजर जाएगी। तलाल इब्राहिम और सौले बरूक हिंदुस्तानी मुसलमान थे। सौले बरूक उन अरबों की नस्ल से था जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ हिंदुस्तान में आए और यहीं आबाद हो गए थे। और तलाल इब्राहिम के आबाओ अजदाद का मजहब कुछ और था। वो मोहम्मद बिन कासिम के दौरे हुकूमत में मुसलमान हुए थे। अब हिंदुस्तान में महमूद गजनवी की जंगी मुहिम्मात और बुत शिकनी का सिलसिला शुरू हुआ तो गजनी की फौज को इंटेलिजेंस के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान बाशिंदों की जरूरत महसूस हुई। ये आम किस्म की फौजी भर्ती नहीं थी कि हर उस जवान को भर्ती कर लिया जाता जो तेगजनी और घुड़सवारी की सूझबूझ रखता था। जासूसी के लिए ऐसे अफराद की जरूरत थी जो दिमागी तौर से गैर मामूली तौर पर तेज और ज़हीन थे और जो अदाकारी की महारत रखते थे और जो कई रोज तक हर किस्म के मौसमी हालात में जंगलों, पहाड़ों, सहराओं और मैदानों में तंदुरुस्त रहने की अहलियत रखते थे। सबसे बड़ी खूबी ये देखी जाती कि वो इनका किरदार पुख्ता हो और लालच कितना ही दिलकश क्यों ना हो इसे कबूल न करें। इनमें बंदरों की फुर्ती, घोड़े की ताकत, उकाब की नजर और चीते की झपट का होना भी लाजमी था। बुनियादी जरूरत ईमान की थी।
हिंदुस्तान के मुसलमानों में जज्बा मौजूद था। हिंदुस्तान बेशुमार राजों महाराजों में बटा हुआ था। वो सब हिंदू थे और वो मुसलमानों पर भरोसा नहीं करते थे। जब से सुल्तान महमूद गजनवी के हमले शुरू हुए थे, हिंदुओं ने हर मुसलमान को गजनी का जासूस समझना शुरू कर दिया था। इसके बावजूद यहाँ के मुसलमान गजनी की फौज की मदद और रहनुमाई करते थे और कई बार बाकायदा मुशर्रफ यानी इंटेलिजेंस एजेंट बन गए थे, मगर उनमें से कोई ऐसा भी निकल आता जो अपने नफ्स के धोखे में या हिंदुस्तान के बिछाए हुए दिलकश जाल में आ जाता था।